नमस्कार विद्यार्थियों। आज BA सेकेंड ईयर का अगला टॉपिक लेते हैं। विश्व के कृषि देशों के प्रकार के कृषि के प्रकार के बाद अगला आता है विश्व के कृषि प्रदेश। जो कृषि प्रदेश है, मतलब कृषि प्रदेशों से मतलब है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कृषि संबंधी विशेषताओं में समरूपता पाई जाती है। उस क्षेत्र विशेष में फसलों की चाहे समरूपता हो, वहाँ एग्रीकल्चर करने की पद्धति हो, चाहे वहाँ फसल प्रतिरूप हो, फसल चक्र हो, सारी चीज़ें लगभग एक ही जैसी एक क्षेत्र विशेष में, या फसलों के बोने का जो विशेष तौर से कौन सी फसल बोई जाती है उसी के आधार पे कृषि प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। तो विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं वो बड़े लेवल पे आर्थिक भूगोल में वेटलेसी ने विभाजन किया था। विश्व के कृषि प्रदेशों की परिभाषा है कि विश्व के कृषि प्रदेश है क्या, उससे संबंधित कृषि प्रदेशों की सामान्यतः परिभाषा है कि कृषि संबंधी दशाओं या कृषि कार्य की पद्धति की विशेषताओं में ये समरूपता मिलती है और निकटवर्ती प्रदेश से अगर भिन्न होता है तो उसको कृषि प्रदेश कहते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना पूरा क्या है। कृषि प्रदेश समरूप या आकृतिक प्रदेश होते हैं जिसमें अनेक लक्षणों में समरूपता मिलती है। इस प्रकार कृषि प्रदेश बहुविषयीय प्रदेश होता है। तो ये शस्य प्लस शस्य साहचर्य, पशुपालन साहचर्य, विभिन्न प्रकार के मानदंड लेके इस तरह के चलते हैं। एक वेटलेसी नाम का विद्वान था जिसने कृषि प्रदेशों के विस्तृत क्षेत्र रूप में फसल की किस्मों, उसकी उत्पादकता विधि है, इनमें सभी में समरूपता मिलती है और इसी के आधार पे कृषि प्रदेशों का विभाजन किया। वेटलेसी ने कृषि प्रदेशों के विभाजन के लिए या उनके निर्धारण के लिए 5 प्रमुख तत्वों को आधार माना। फसलों और पशुओं का संयोजन, मतलब कि इस प्रदेश में कौन कौन सी फसलें बोते हैं, उन फसलों के साथ साथ कौन से पशुओं का पशुपालन किया जाता है, उन दोनों तथ्यों को विशेष तौर से ध्यान में रख के उन्होंने कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया। फसलों के उत्पादन और पशुपालन की विधियाँ, पशुपालन की एक तो चलवासी पशुचारण होता है, एक व्यापारिक पशुपालन होता है। फसलों का उत्पादन एक परंपरागत विधि से होता है, एक यांत्रिक विधि से होता है, और किन प्रदेशों में किस प्रकार से किया जाता है उन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया। उसके बाद तीसरा आता है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, मतलब कृषि भूमि में किस प्रकार की कितना श्रम लगता है, कितनी पूंजी आवश्यक होती है, इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखे हुए कृषि के प्रदेशों का विभाजन किया गया। अगला था चौथा, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग, मतलब जो कृषि से पदार्थ उत्पादित हो रहे हैं या कच्चा माल उत्पादित हो रहा है उनको किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, वहीं पर उपभोक्ताओं के द्वारा काम में लिया जाता है या उनका निर्यात किया जाता है, उससे संबंधित। और 5वां है कृषि कार्य के लिए यंत्रों, उपकरणों व आवागमन के साधनों का प्रयोग, कि जिस क्षेत्र विशेष में कृषि की जाती है वहाँ पर किस तरह के कृषि यंत्र काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, आवागमन के कौन कौन से साधन हैं, उन सारे तथ्यों को ध्यान में रख के कार्य किया जाता है। अब इन 5 तथ्यों को या 5 आधारों को ध्यान में रखते हुए वेटलेसी ने 1936 में पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। विशेष तौर से ध्यान रखें, वेटलेसी ने 5 प्रमुख आधारों को ध्यान में रखते हुए 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया 1936 में। और ये 13 कृषि प्रदेशों की एक लिस्ट दे रखी है। पहला है चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुपालन, स्थानांतरणशील कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, चावल प्रधान और चावल विहीन निर्वाह कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, और व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, और अंतिम था विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो ये 13 कृषि प्रदेशों में इसने वेटलेसी ने विभाजन किया था। इन 13 कृषि प्रदेशों में मूलतः सबसे जो विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक स्थानांतरणशील वाली कृषि कहाँ पर की जाती है, ये विशेष ध्यान रखना है। भूमध्य सागरीय कृषि सबसे महत्वपूर्ण है इतनी कृषियों में कि भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ पर की जाती है, विश्व के किन किन देशों में की जाती है, वहाँ पर जलवायु परिस्थितियाँ क्या रहती है, उनके बारे में ध्यान देना है।
इसके अलावा इसमें जो एशिया से संबंधित है, चावल बीन और चावल प्रधान कृषि, ये दोनों विशेष तौर से यहाँ संबंधित है। इससे ये ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें। इसके बाद हम पहले लेते हैं कि चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण से मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पशुओं के चारे के लिए घास उपलब्ध हो और प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ फसलों के उत्पादन से संबंधित नहीं होती। कहने का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर फसलें उत्पादित नहीं की जा सकती, केवल घास उपलब्ध होती है, वो भी ऋतु विशेष में, तो वहाँ पर पशुपालन का कार्य किया जा सकता है। तो एशिया में ऐसे क्षेत्र अरब के बद्दू, किर्गिज, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल है, साइबेरिया का कुछ भाग है, वहाँ पर इस तरह का पशुचारण का, चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। मतलब चलवासी मतलब पशु है वो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते, चलते रहते हैं और घास का भोजन करते रहते हैं। पहला आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से मतलब है भूमध्य रेखा के आसपास और रेगिस्तानी भागों के आसपास का क्षेत्र जहाँ घास युक्त प्रदेश पाए जाते हैं और आदिम जनजातियाँ निवास करती है। वहाँ पर पालतू पशु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते रहते हैं और अपना घास चारण का कार्य करते रहते हैं। अफ्रीका में भूमध्य रेखा और मरुस्थलीय क्षेत्र में सावाना घास के मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का पशुचारण का कार्य किया जाता है, क्योंकि सावाना घास है वो लंबी और मोटी होती है और वो पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक होती है। इसी तरह से सावाना के अलावा दक्षिण अमेरिका में पंपास, लानोस, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्वींसलैंड घास के मैदान है, वहाँ पर इस तरह का पशुचारण का कार्य किया जाता है। दूसरा आता है पश्चिमी एशिया में मरुस्थलीय व शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में, सऊदी अरब में से लेकर मध्य एशिया तक चलवासी पशुचारण का कार्य लगातार किया जाता है। वहाँ विशेषतः ऊँट, घोड़े, भेड़, बकरियाँ हैं और ऊँट आदि का पशुचारण का कार्य किया जाता है। अरब के जो बदू लोग हैं वो विशेष तौर से इस तरह के काम में चलवासी पशुचारण का कार्य करते हैं। ईरान के कुर्द है, बस्तियारी, लूट, कस्माई आदि आदिम जनजातियाँ जो इस तरह का पशुचारण का कार्य करती है। तीसरा आता है एशिया के मध्यवर्ती पठार, जहाँ मध्य एशिया के किर्गिज, कजाक, कालमुख ये अपने पालतू पशुओं का, भेड़ बकरियाँ हैं, वो पशुचारण का मौसमी स्थानांतरण करते हैं। विशेष तौर से सब ध्यान देखें, मौसमी स्थानांतरण या ऋतु प्रवास, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पशुचारण का कार्य ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। जैसे शीत ऋतु आती है वो पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे के मैदानों की ओर आ जाते हैं और जैसे ही पुनः वापस ग्रीष्म ऋतु आती है तो बर्फ़ पिघलने के बाद ये पुनः ऊंचे भागों की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये मौसमी प्रवास करते हैं। किर्गिज विशेष तौर से ध्यान रखें, अपना तंबू बना के कार्य करते हैं। उसके बाद आते हैं यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले जो लेप्स है, समोयड्स है, तुंग, चुकची, कोरियाक, ये लोग हैं, रेंडियर का पालन करते हैं और रेंडियर है वो दूध, मांस, लेस गाड़ी खींचने के लिए विशेष तौर से उपयोगी रहते हैं। इसी तरह से अफ्रीका के पूर्वी भाग में कीनिया, तंजानिया, युगांडा में इस तरह का पशुचारण का कार्य करते हैं। इसके अलावा पर्वतीय घास जो है हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज पर्वत क्षेत्रों में जो मौसमी प्रवास करते हैं, वहाँ की कुछ आदिम जनजातियों के लोग हैं इस तरह का कार्य करते हैं। तो ये था मूलतः उनकी कुछ विशेषताएं दे रखी है, आप विशेष तौर से ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। कुछ फसलें हैं, कौन कौन सी ये, कुछ फसलें, कुछ कृषि कार्य, प्रमुख कृषि कार्य ज़्यादातर नहीं होता, परंतु वहाँ पर ज़्यादा पशुपालन का कार्य किया जाता है। उनके लिए उनका उपयोग है ऊन, दूध, मांस और चमड़ा प्राप्ति के लिए इन पशुओं का उपयोग में लाया जाता है। तो ये था पहला।